आज हम रेनबो चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बाय बर्ट्रैंड रसल। ये इस लेसन का चौथा भाग है। पहले 3 भाग आप देख चुके हैं, आशा करती हूँ आप देख चुके होंगे, और इस भाग में हम लेख पढ़ना जारी रखेंगे। All these different elements must be borne in mind, considering what ideas have done most to help mankind. तो ये जो all these different elements की बात कर रहे हैं यहाँ पे रसल, वो उन सारे चीज़ों की बातें हैं जो पहले 3 वीडियो में कर चुके हैं हम, यानी कि हम कैसे समझें। अभी तक रसल ने ये कहा है कि हम कैसे समझें कि हमने जो भी किया है, हमने जो भी आविष्कार किए हैं, जो भी नए सोच अपनाई है, वो हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं। तो इस फायदे को हम कैसे परिभाषित करें, उस पे चर्चा हुई है पहले 3 में। और कहते हैं इन सभी फैसेट्स को, इन सभी एस्पेक्ट्स को, इन सभी चीजों को नजर में रखना होगा। मस्ट बी बोर्न इन माइंड, मस्ट बी बोर्न इन माइंड मतलब कंसिडर करना, उनको नजरिए में रखना, उनको हमें नजरिए में रखना होगा जब ये हम सोचें कि कौन से ऐसे विचार हैं जिससे मानवता को सबसे अधिक मदद मिली है। The ideas which we shall be concerned with छूट गया है, यहाँ लिख लीजिए। जिन विचारों की हम बात कर रहे हैं may be broadly divided into, उनको हम मोटा मोटी 2 ग्रुप्स में, 2 क्लासेस में विभाजित कर सकते हैं, 2 गुटों में विभाजित कर सकते हैं। पहले वो विचार that contribute to knowledge, जो हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं, and technique, जो हमारी तकनीकी स्तर को बढ़ाते हैं, and those that are concerned with, और दूसरे वो विचार that are concerned with, जिनका मुद्दा क्या है, वो है morals and politics, नीति और राजनीति। I will treat first those that have to do with knowledge and technique. पहले मैं चर्चा करूंगा उन विचारों की जो ज्ञान और तकनीक से संबंधित हैं। The most important and difficult steps were taken before the dawn of history. जो सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल कदम थे वो इतिहास के पहले ही लिए गए। डॉन ऑफ हिस्ट्री, डॉन का वैसे तो मतलब होता है भोर, भोर के समय को डॉन कहते हैं। डॉन ऑफ हिस्ट्री जब से ऐतिहासिक समय शुरू हुआ। एट वॉट स्टेज लैंग्वेज बिगैन इज नॉट नोन, हमने भाषा, मनुष्य ने भाषा का उपयोग करना कब से शुरू किया ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। बट वी मे बी प्रिटी सर्टन, लेकिन हम काफी हद तक इस बारे में आश्वस्त हैं that it began very gradually, कि ये धीरे धीरे भाषा मनुष्य ने सीखी। Without it, it would have been very difficult to hand on from generation to generation the inventions and discoveries that were gradually made. बिना भाषा के ये बड़ा मुश्किल होता कि जो हमने आविष्कार किए, इन्वेंशन, डिस्कवरीज भी आविष्कार का ही दूसरा शब्द आप मान लीजिए। हालांकि डिस्कवरीज ये भी हो सकता है कि कुछ कोई चीज नहीं बनाई लेकिन किसी चीज के बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया। जैसे हमने आग बनाई नहीं लेकिन हमने डिस्कवर किया कि आग कैसे बनाया जाता है। हमने पता किया, आदि मानव ने पता किया कि आग कैसे 2 पत्थरों को रगड़ने से बनाई जा सकती है। तो इसको डिस्कवरी ऑफ फायर कहते हैं, इन्वेंशन ऑफ फायर नहीं कहते हैं। इन्वेंशन ऑफ द व्हील कहते हैं, जब मनुष्य ने पहिया पहली बार बनाया तो उसको इन्वेंशन कहते हैं। तो ये मान लीजिए इन्वेंशन होता है चीजों का आविष्कार, जैसे कि पहिया, और डिस्कवरी होता है आइडियाज का, विचारों का, या ऐसी चीज जो पहले से थी लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता था। तो नई युक्ति कह लीजिए, जैसे आग हमने इन्वेंट नहीं की, डिस्कवर की। बिना भाषा के बड़ा मुश्किल होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जनरेशन मतलब पीढ़ी, से अपनी जानकारी को
आगे देते जाना. Another great step which may have come either before or after the beginning of language was the utilization of fire. दूसरा महत्वपूर्ण, पहला महत्वपूर्ण स्टेप रसल कहते हैं लैंग्वेज, भाषा. और उसके बाद जो या भाषा के पहले आया या बाद में आया हमें नहीं पता, लेकिन महत्वपूर्ण जरूर था, वो था आग, आग का आविष्कार. I suppose that at first fire was chiefly used to keep away wild beasts. मुझे लगता है कि पहले पहले आग का उपयोग जंगली जानवरों को भगाने के लिए, keep away, भगाने के लिए किया गया होगा. While our ancestors slept, जब हमारे पूर्वज सोते रहे होंगे. But the warmth must have been found agreeable. Agreeable मतलब pleasant, जो अच्छी लगे. लेकिन उस आग से जो गर्मी निकली वो उन्हें अच्छी लगी होगी. Presumably, on some occasion, कदाचित, शायद, presumably, किसी समय एक बच्चे को डांट पड़ी होगी, got scolded for throwing the meat into the fire, मीट के टुकड़े को, मांस के टुकड़े को आग में फेंकने के लिए. But when it was taken out, it was found to be much better. लेकिन जब उस मीट के टुकड़े को निकाला गया तो ये पता लगा होगा कि वो तो पहले से बेहतर स्वाद देता है. And so the long history of cookery began. और इस प्रकार पाक कला का लंबा इतिहास शुरू हुआ. तो कोई कोई आविष्कार अनजाने में हो जाते हैं, खेल खेल में हो जाते हैं. किसी ने उठा के कुछ मीठी नहीं आलू फेंक दिया आग में, और जब निकल के भुना हुआ आलू निकला तो उसका स्वाद अच्छा लगा लोगों को. तो दूसरा महत्वपूर्ण कदम हो गया आग. The taming of domestic animals, especially the cow, the sheep, must have made life much pleasanter and more secure. तीसरी बात जो उनके लिए बर्ट्रैंड रसल के मायने में मानव जाति के लिए बहुत फायदेमंद रही, वो था पशुपालन, जानवरों का डोमेस्टिकेशन, उनको पालतू बनाना. टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जो जानवर मनुष्य के साथ काम करते हैं, मनुष्य जो चीजें खा सकता है वो उन जानवरों से मिलती हैं, उसको वो खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसीलिए वो गाय और भेड़ दो चीजों को, दो जानवरों को प्रमुख मानते हैं. गाय उसके दूध के लिए और भेड़ उससे प्राप्त ऊन के लिए. ऊन इसलिए जरूरी है रसल के लिए क्योंकि वो अंग्रेज हैं. अंग्रेजी राष्ट्र में, इंग्लैंड में बहुत ठंड होता है, वहां के लिए शीप बहुत जरूरी था. मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर, इन दोनों जानवरों की वजह से जीवन सुखी हो गया होगा और ज्यादा सुरक्षित भी हो गया होगा, जाड़े से बचाव कर लेने से. Some anthropologists have an attractive theory that the utility of domestic animals was not foreseen. कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एक तरह के वैज्ञानिक होते हैं, रिसर्चर होते हैं, जो मानव सभ्यताओं को पढ़ते हैं, खाली उनका इतिहास नहीं लेकिन उनके कदकाठी में क्या बदलाव आए, उनकी भाषा क्या थी. तो इनको नर शास्त्री कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट. उनकी एक अट्रैक्टिव थ्योरी, उनकी एक थ्योरी है, उनकी एक सोच है जो रसल को अट्रैक्टिव, पसंदीदा लगती है, कि ये जो पशु थे, घरेलू पशु थे, इनकी उपयोगिता क्या होगी ये पहले से मनुष्य को नहीं पता था, not foreseen. But that people attempted to tame whatever animal their religion taught them to worship. तो किसी भी पशु को घरेलू बनाते समय मनुष्य ने ये नहीं सोचा कि उसकी उपयोगिता क्या होगी, लेकिन अगर उसके धर्म में, उसकी रिलीजन में उसका पूजा मान्य था तो उन्होंने उसको अपने घर में रख लिया. The tribes that worship lions and crocodiles died out. इसलिए वो ट्राइब्स, वो प्रजातियां जो शेर और घड़ियाल की पूजा करती थी वो नहीं चल पाई. While those to whom the cow or the sheep was sacred, लेकिन जिसके लिए गाय और भेड़ पूजनीय था, sacred था,
वो आगे बढ़ती गई, उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़ती गई, उनकी समृद्धि बढ़ती गई। आई लाइक दिस थ्योरी, मुझे ये थ्योरी पसंद है, ये विचार पसंद है। एंड इन द एंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस, और क्योंकि इसके बारे में कोई भी एविडेंस, कोई भी प्रूफ, कोई भी सबूत नहीं है, एब्सेंट है, उपस्थित नहीं है, सभी सबूत अनुपस्थित हैं, फॉर और अगेंस्ट इट, या तो जो इस बात को स्थापित करते हैं या जो इसे झूठा बतलाते हैं। आई फील एट लिबर्टी टू प्ले विद इट, इसलिए मैं इस विचार को खेल में रखना चाहता हूँ। इसमें से एक बार फिर काफी मुश्किल शब्द जो हैं उनको हम अपनी शब्दावली में जोड़ लें। नृशास्त्री, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बड़ा लंबा शब्द, तोड़ तोड़ के याद करिएगा। अट्रैक्टिव, पसंदीदा। यूटिलिटी, छोटा शब्द है लेकिन हो सकता है आपके लिए नया शब्द हो, आप में से जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए नया नहीं होगा। फोरसीन, पहले से किसी चीज को देख लेना, अनुमान लगा लेना। सेक्रेड, पूजनीय। एविडेंस, सबूत। अब आगे बढ़ते हैं। Even more important than the domestication of animals was the invention of agriculture. पशुपालन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं बर्ट्रैंड रसल खेती के आविष्कार को, which however introduced bloodthirsty practices into religion that lasted for many centuries. लेकिन इस वजह से वो ये भी मानते हैं कि कुछ हानिकारक रीतियां धर्म में आ गई जो कई सालों तक, कई शताब्दियों तक चली। bloodthirsty, खून का भूखा। fertility rites tended to involve human sacrifice and cannibalism. fertility rites माने जो शिशु को जन्म देने के समय राइट्स, जो रीतियां, जो रिवाज होते थे, उनमें अक्सर टेंडेड टू इन्वॉल्व, उनमें अक्सर मनुष्य की ही बलि दी जाती थी और कई जगहों पर कैनिबलिज्म मतलब नरभक्षी रीतियां भी होती थीं। मोलोक, मोलोक एक देव हैं किसी और सभ्यता के। would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children. इस सभ्यता में माना जाता था कि मकई उगेगी नहीं अगर इस देव को बच्चों का रक्त न चढ़ाया जाए। A similar opinion was adopted by the evangelicals of Manchester in the early days of industrialism. और कुछ शायद ऐसा ही सोचना था, ओपिनियन, राय, कुछ ऐसी ही राय थी कि मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक हिस्सा है, वहां पे ईसाई धर्म के कुछ लोग जिन्हें इवेंजेलिकल्स कहा जाता है, उनकी भी ऐसी ही राय थी। कब? इंडस्ट्रियलिज्म, जब कारखाने और उद्योग आज से 250-300 साल पहले लगाए जाने शुरू किए गए, तो 1700 में मान लीजिए या 1600 के अंत में मान लीजिए, उस समय when they kept 6-year-old, यहाँ पे एक डैश होना चाहिए, 6-year-old children working 12 to 14 hours a day. तो यहाँ पे कटाक्ष कर रहे हैं बर्ट्रैंड रसल, क्योंकि 16वीं-17वीं शताब्दी में वाकई में तो बच्चों की बलि नहीं चढ़ाई जाती थी, लेकिन ये समय ऐसा था जब 6 साल के छोटे छोटे बच्चे भी 12 से 14 घंटा काम करते थे और इतने बुरे हालातों में उनसे काम कराया जाता था कि उनकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती थी। तो कहने को तो बलि नहीं दी, लेकिन इस तरह से उन बच्चों को रखा गया कि उसको बलि ही मान लिया जाए। It has now been discovered that grain will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by the blood of infants. लेकिन अब कहीं भी बच्चों से काम कराना वर्जित है और अब ये मान लिया गया है कि चाहे खेती हो चाहे फैक्ट्री हो, वहाँ काम चलेगा और वहाँ पे बच्चों की किसी प्रकार की
बलि की जरूरत नहीं है। इन द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। खेती में ये बात मानने के लिए, ये राय प्रबल होने के लिए हजारों साल लग गए। इन द केस ऑफ कॉटन गुड्स हार्डली अ सेंचुरी। लेकिन जहाँ फैक्ट्रियां थी वहां पे 100 साल से कम के अंतराल में ही ये नियम बना दिया गया कि अब कोई भी बच्चे फैक्ट्री में नहीं काम करेंगे। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। तो हम मान सकते हैं कि कुछ सबूत तो है कि हमने कुछ प्रगति की है, कि अब हम अपने बच्चों के तरफ, सामाजिक रूप से अपने बच्चों के तरफ एक दयालु भावना रखते हैं। The last of the great prehistoric inventions was the art of writing. जो आखिरी प्री हिस्टोरिक आविष्कार जिसे महत्वपूर्ण मानते हैं वो है लेखन। शुरुआत हमने की लैंग्वेज से, मतलब बोलने वाली भाषा, और आखिर में ये आ रहे हैं राइटिंग पे। प्री हिस्टोरिक मतलब वो समय, इतिहास का वो समय जब कुछ भी लिखित नहीं होता था, सब कुछ बोल के याद रखा जाता था। और क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? Which was indeed a prerequisite. Prerequisite ऐसी चीज जो अनिवार्य है किसी और चीज के होने के लिए। हिस्ट्री की परिभाषा ही यही है, वो समय जहाँ का हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है, जहाँ का लेखा जोखा हमें मिलता है, चाहे वो पत्थर पे लिखा हो चाहे कागजों पे लिखा हो, लेकिन लिखित में हमें मिलता है। राइटिंग लाइक स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली। जैसे बोलने की भाषा वैसे ही लिखने की लिपि भी धीरे धीरे ग्रेजुअली विकसित हुई। And in the form of pictures designed to convey a message, it was probably as old as speech. और लिपि का जो सबसे पुराना रूप है वो ड्राइंग्स के रूप में है, पिक्चर्स के रूप में है, आकार आकृतियों के रूप में है। हमारा अपना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, वहां पे पिक्टोग्राफिक राइटिंग होती थी, अक्षर इस्तेमाल नहीं होते थे, आकृतियां इस्तेमाल होती थी लिखने के लिए। डिजाइन टू कन्वे अ मैसेज, और इन आकृतियों का डिजाइन ऐसा होता था कि वो एक संदेश देती थी। और ये इस तरह की पिक्टोग्राफिक राइटिंग शायद बोली हुई भाषा जितनी ही पुरानी है। बट फ्रॉम पिक्चर्स टू सिलेबल राइटिंग, सिलेबल मतलब शब्दांश, शब्द के एक हिस्से को सिलेबल कहते हैं। तो इस आकृति वाले लिपि से सिलेबल राइटिंग, जहां हम अक्षर इस्तेमाल करने लगे, एंड देन्स टू द अल्फाबेट, माफ कीजिएगा, सिलेबल जो है वो अल्फाबेट और पिक्चर के बीच की लिपि की स्थिति थी, जहां पे वो आकृति किसी वस्तु को नहीं दर्शाती थी। तो पेड़ लिखने के लिए ऐसा नहीं है कि हम पेड़ जैसी आकृति बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा सिंबल बना देंगे, कुछ ऐसा डिनोशन बना देंगे कि इसमें इन शब्दों का संकेत हो कि इसमें प छुपा हुआ है, इसमें ळ छुपा हुआ है। और यहां से अक्षर वाला लिपि इसके बाद आया। तो सबसे पहले ये था पिक्चर राइटिंग, फिर था सिलेबल राइटिंग, और फिर था अल्फाबेट। और ये बहुत धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, ये प्रगति धीरे धीरे हुई। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। और आखिर में रसल बताते हैं कि चाइना में इस प्रकार की लिपि नहीं है। चाइनीज भाषा अभी भी ऐसे ही लिखी जाती है, सिलेबल राइटिंग के रूप में। और ये लेसन यहीं खत्म हो जाता है। तो लगता है कि बड़ा अचानक से खत्म हो गया, इन्होंने कुछ कंक्लूजन में सब कुछ इकट्ठा करने के लिए हमें अंत में कुछ समरी नहीं दी। वो इसलिए क्योंकि ये एक बहुत लंबा लेख है जिसका खाली एक हिस्सा आपके सिलेबस में है। तो हम यहीं तक इसको समझेंगे और यहीं तक के जो इसके प्रमुख विचार हैं उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लेसन पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब आपको इस पर आधारित क्विज करने चाहिए, इस पर आधारित जो पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में वो देखने चाहिए, उनके उत्तर खुद लिखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आपके लेसन की तैयारी पूरी हो जाए।